ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। Good morning everybody. Last time when we had done the orientation session of मार्तंड, जब हमने ओरिएंटेशन सेशन किया था मार्तंड का, तभी मैंने तुमको गोल्स जो मार्तंड के हैं वो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किए थे कि हम मार्तंड में क्या क्या करेंगे। तो आज उसी पैटर्न से हम चलेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है वहाँ पे कि आज हम एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो स्टोरी मैं आधी अधूरी छोड़ दूँगी क्योंकि उसके बाद स्टोरी को सुनने के बाद मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी। तुम्हें जैसा भी मन में जवाब आता है, जो भी आता है, गलत है सही है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास अगर जवाब है, तुम्हें लगता है कि ये जवाब मैं बोल सकता हूँ, मुझे शेयर करना चाहिए, तो वो जवाब तुम शेयर करना, ठीक है। मैंने तुमको बताया था कि हम मोटिवेशनल स्टोरीज़ डिस्कस करेंगे मार्तंड में। हम कोई एक ऐसे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे अपब्रिंगिंग के लिए नेसेसरी हो, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी हो। तो वैसे ही आज एक बेगर की स्टोरी है। जब हम सबसे पहले तो बेगर वर्ड मैंने लिखा होगा तो कईयों को लगा होगा पता नहीं क्या स्टोरी होगी, क्योंकि हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं ज़िंदगी में स्टोरीज़ को तो किंग की होनी चाहिए, क्वीन की होनी चाहिए, कोई महल की बात हो, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों की ही बात करना जनरली हम स्टोरीज़ में पसंद करते हैं। तो इस बेगर से भी हम ज़िंदगी में हम सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर वो एटीट्यूड है तुम्हारा कि मुझे सीखना है, तो तुम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो। तो दिस स्टोरी इज़ बेस्ड इन रोम। रोम में एक स्क्वायर था, जैसे 4 रास्ते होते हैं ना अपने यहाँ, वैसे एक स्क्वायर है। वहाँ पे एक बेगर 40 सालों से बेगिंग कर रहा है, 40 ईयर्स। Since 40 years he was begging there. He had a hat जिसके अंदर people पैसे ड्रॉप करते थे। वो बेगर एक दिन मर गया। 40 साल इतना सारा बेगिंग करने के बाद, उस कंडीशन में रहने के बाद, उसकी हेल्थ रीजंस की वजह से एक दिन वो मर गया। गवर्नमेंट कम्स, पिक्स हिम अप, टेक्स हिम टू द सीमेट्री। उसको दफन किया जाता है। उसकी सारी जो कूड़ा कचरा भंगार उसने इकट्ठा करके रखा था, बेगर है आफ्टर ऑल, वो सारा उन्होंने उठाया और कहीं पे जाके डिस्पोज़ किया। वहाँ पे जो लोग उसको 40 साल से देख रहे थे, उन लोगों में से कईयों को नहीं ऐसा होता है कि यार कुछ अलग हटके सोचते हैं, तो उनको ऐसा लगा कि ये बेगर यहाँ पे इतने सालों से बेगिंग जैसा गंदा काम कर रहा था, तो एक काम करते हैं कि एटलीस्ट इसके जहाँ पे जो जगह पे वो बैठा था उसकी खुदाई करते हैं और उस जगह में से उतनी मिट्टी निकाल लेते हैं और होली वाटर वहाँ पे स्प्रिंकल करते हैं फ्रॉम द चर्च विच कम्स। सो दे डिसाइडेड टू स्प्रिंकल द होली वाटर एंड मेक दैट प्लेस पायस, प्योर, सेंक्टिफाइड। उस जगह को साफ सुथरा, सुरक्षित, अच्छा, पवित्र, क्योंकि उनको लग रहा था कि बेगिंग एक अपवित्र काम है और 40 सालों से जिस जगह पे बेगिंग हो रहा है तो वाइब्रेशंस भी वैसी होंगी, तो खुदाई की जाए, मिट्टी निकाली जाए और वो सारा साफ़ किया जाए और होली वाटर को स्प्रिंकल किया जाए। तो सोच अच्छी थी, तो लोगों ने मदद भी की, निकाला वहाँ से, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है ना पवित्र पवित्र, ये सब कंसेप्ट हमारे होते हैं। तो कई लोगों ने हेल्प भी की कि बात तो सही है इसकी, तो खुदाई की। तो जब खुदाई कर रहे थे तो जिस इंस्ट्रूमेंट से खुदाई कर रहे थे वो इंस्ट्रूमेंट जाके किसी ज़ोरदार चीज़ से टकराया और टन करके आवाज़ आई। तो कुछ मेटल का वहाँ पे था, ये साबित हो गया। धीरे धीरे वापस से जब उन्होंने उस चीज़ को निकालने की कोशिश की तो वो जो वर्कर जो निकाल रहा था वो चौंक गया, क्योंकि वहाँ पे
खजाना था, हीरे थे, जवाहरात थे, सोना था, सिल्वर था, न जाने कितना कुछ दबा हुआ था उसके अंदर। लोगों ने जब ये देखा तो लोगों को लगा कि क्या बेकार सा नसीब था उस बेगर का। 40 साल से जिस जगह पे बैठ के वो बैगिंग कर रहा था, उसको खुद को नहीं पता कि 2 गज ज़मीन के नीचे एक खजाना गड़ा हुआ है। ये बेगर की स्टोरी नहीं है, ये हम सबकी स्टोरी है। अब तुम्हें सोचना ये है कि ये हम सबकी स्टोरी कैसे है। अगर तुमने मुझे जवाब दे दिया तो मैं समझूंगी कि तुम यहाँ से तो काम करते ही हो, लेकिन यहाँ से ज़्यादा काम करते हो। तो सोचो कि ये स्टोरी अगर हम पे एप्लीकेबल है तो हम पे कैसे एप्लीकेबल है, और क्यों मैंने ऐसा कहा कि हम पे एप्लीकेबल है। सोच के मुझे जवाब चाहिए इसका। प्रोबेबली थोड़े मिनट्स के बाद मैं तुमसे जवाब की उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा ना तुमको अंदर से कि क्या एग्जैक्टली मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ओके, नाउ आई कम टू द सेकेंड पॉइंट विच आई हैव मेंशन, द कंसेप्ट ऑफ फेथ, जिसको हम पॉपुलरली हिंदी में विश्वास कहते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स हिंदी मूवी के भी इस विश्वास पे बेस्ड हैं। एक तो डायलॉग मुझे याद आ रहा है जो थोड़ा बहुत विश्वास के कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसको एक्चुअली तो चुराया था रोंडा ब्रायन जो है, जिसने सीक्रेट नाम की बुक लिखी है। उस सीक्रेट नाम की बुक पे से वो चोरी किया हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, तुम चुराओ किसी अच्छी चीज़ों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादा स्प्रेड होती है। जैसे शाहरुख खान की मूवी थी ओम शांति ओम, उसमें वो डायलॉग जो सीक्रेट का था वो था कि अगर तुम किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हो, शिद्दत मीन्स पैशनेटली, ओके, इफ़ यू लव समथिंग वेरी पैशनेटली, द यूनिवर्स विल बी फोर्स टू गिव यू दैट थिंग। पूरी कायनात मीन्स यूनिवर्स, कायनात तुम्हारे पीछे लग जाएगी उस चीज़ को देने में, लेकिन तुम्हें शिद्दत से चाहना कम्स फर्स्ट। तो तुम्हें उसकी चाहत होनी चाहिए, और वो चाहत दिन रात तुम्हें सोने न दे ऐसी होनी चाहिए। और तुम्हें अपनी चाहत पे सबसे पहले तो यकीन होना चाहिए कि वॉट एवर आई हैव आस्क्ड, दो इट साउंड्स टू बी वेरी वेरी इम्प्रैक्टिकल, द यूनिवर्स हैज़ द पावर टू फ्रुक्टिफाई इट एंड मेक इट प्रैक्टिकल। तुम्हें यकीन होना चाहिए कि यूनिवर्स में तो पावर है ही, लेकिन सबसे पहले पावर तुम में है वो, क्योंकि इट इज़ यू हु गिव्स द बर्थ टू दैट ड्रीम कि मुझे ये चीज़ चाहिए, राइट। तो तुम्हें जो कंसेप्ट है फेथ का, ये सारे लोगों के नाम मैंने मेंशन किए हैं। मैंने विद्या बालन का नाम मेंशन किया है, अनुपम खेर जी का नाम मेंशन किया है, कंगना रनावत का नाम मेंशन किया है। तो ये जो लोग थे उनका मैं इंटरव्यू देख रही थी, अनुपम खेर ने उनका इंटरव्यू लिया था। वो जब मैं देख रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अनुपम खेर हैज़ गॉट द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ टू ब्रिंग आउट जो उनके इंटरव्यूज़ के थ्रू इन लोगों से उनको जानना है वो। तो मैंने क्या सीखा उनसे, इंटरव्यू देखा जब मैंने, तो वो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेथ। कि फेथ जब हम बात करते हैं तो एक तो होता है सबसे पहले अपने आप पे फेथ, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पेरेंट्स का, हमारे गुरुओं का, हमारे टीचर्स का, हमारे फ्रेंड्स का हम पे फेथ, ठीक है। तीसरा होता है हमारे इंस्टीट्यूशन जहाँ हम जॉब कर रहे हैं उनका हम पे फेथ एज एन एम्प्लॉय कितना है। तो फेथ का जो कंसेप्ट है वो एक नहीं है, वो बहुत जगहों पे बिखरा पड़ा है। तो मैं पहले तो जानना चाहूँगी तुमसे कि तुम्हारे लिए फेथ क्या है। ये तो मेरा तरीका हो गया चीज़ों को देखने का। आई वॉन्ट यू टू टेल मी वॉट इज़ फेथ अकॉर्डिंग टू यू। तुम्हें क्या लगता है कि फ़ेथ मतलब क्या, तुम्हारी ज़िंदगी में फ़ेथ क्या है, तुम कैसे उसको डिफ़ाइन करते हो फ़ेथ को। यस, एनीबडी कैन टेल मी एनीथिंग, वॉट एवर कम्स टू द माइंड। यस, faith to me is like my faith in God. It's like whatever I do, whatever wrong I do, if I feel that I have done wrong, then I have faith in Him that yes, He will take care of me. And if I have
really done wrong, then he will be there to punish me. And if I do something right, then he is there to mark that, so that in future I get something good. वेरी गुड, ही हैज़ गिवन एन एक्सीलेंट आंसर विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है उसने, लेकिन ये सारा हम में होता है। उसका ये कहना है कि फ़ेथ उसके अकॉर्डिंग एक विश्वास जो भगवान पे है उसका, वो ये भी कह रहा है कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो भगवान मुझे पनिश करेंगे, और अगर मैं कुछ सही करता हूँ तो भगवान मुझे उसके लिए रिवॉर्ड भी करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ। भगवान कभी भी पनिश नहीं करता और भगवान कभी भी रिवॉर्ड नहीं करता। एक्चुअली वो हमारे कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमको पनिशमेंट मिलती है या रिवॉर्ड मिलता है। तो इट यू शुड नॉट सी एज इफ गॉड इज़ समबडी हु इज़ ऑन द जजमेंट सीट एंड ट्राइंग टू जज अस ऑल एवरी टाइम कि इसने गलत किया या इसने सही किया, इसने क्या किया। वो नेचर का लॉ है जो हमसे हमारी पनिशमेंट्स या रिवॉर्ड्स दिलवाता है। अगर तुमने कुछ सही किया है, जैसे सिंपल सा एक कंसेप्ट मैं तुमको बताती हूँ कि यूनिवर्स जो है वो राउंड है, सन जो है वो राउंड है, मून जो है वो राउंड है, प्लैनेट्स को ले लो वो राउंड है। तो ये जो राउंड का कंसेप्ट जो भगवान ने डेवलप किया है वो ये भी दर्शाता है कि अगर तुमने कुछ थॉट प्रोसेस में अच्छा यूनिवर्स में फेंका तो वो गोल घूम के तुम्हारे पास आएगा। अगर तुमने यूनिवर्स में कुछ गलत फेंका तो वो भी गोल घूम के तुम्हारे ही पास आएगा। तो एक्चुअली हम हैं रिस्पॉन्सिबल। अगर हम पनिश हो रहे हैं, अगर हम रिवॉर्ड हो रहे हैं, तो ये हमारी सोच है जिसकी वजह से हमको कोई पनिशमेंट मिली है जो हमें लगता है कि पनिशमेंट है। बट मैं तुमसे ये कहूँगी कि एवरी फेलियर इन लाइफ और एवरी पनिशमेंट इज लाइफ गिव्स यू द बेस्ट लेसन्स ऑफ लाइफ। तो थोड़ा सा नेगेटिविटी को हटा के उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाओ कि अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, तो वो क्या अच्छा है वो ढूंढने की कोशिश करो। येस, ही इज़ राइट, वी ऑल हैव फेथ इन गॉड, राइट। वो उसके लिए फेथ है। कोई और अगर गलत मतलब गलत नहीं, सॉरी, अलग जवाब देना चाहता है? See, this is what we are going to learn in Martand. You cannot remain mute in Martand. We are here not for judging anybody. We are here for learning. So your answer is right or wrong, ये आता ही नहीं है यहाँ पे। तुम्हारा आंसर तुम्हारा है, ये आता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मान सकती हूँ कि तुम में से किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि फेथ मतलब क्या। मैंने ऐसा तो कोई बड़ा सा सवाल नहीं पूछ लिया जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं हो। ये तो तुम में सब में है। विश्वास करने की एबिलिटी तो तुम सब में है। तुम करते हो विश्वास? नहीं करते हो? तो बताओ कि तुम्हारे हिसाब से विश्वास का क्या मतलब है। मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से विश्वास है कृष्ण, मेरे हिसाब से विश्वास है मेरे गुरु, मेरे हिसाब से विश्वास है मेरे हस्बैंड। मुझे यकीन है कि अगर हम दोनों की लाइफ प्रॉब्लम में होगी तो ज़रूर वो मेरी लाइफ बचाने की कोशिश करेगा। ये मेरा विश्वास है। तो वैसे तुमको भी विश्वास है। तुम अगर जा रहे हो तुम्हारे माँ बाप के साथ कहीं पे जा रहे हो, तुम गिरे तो तुम्हें विश्वास है तुम्हारे माँ बाप उठा देंगे। ये विश्वास है तुम्हारा, राइट। तो विश्वास का कंसेप्ट हम सब ने अपनी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। कोई कहेगा कि मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों अगर जाएं और अगर एक ही टिकट हो तो मुझे विश्वास है मेरी सिस्टर मुझे अलाउ करेगी मूवी देखने के लिए। तो ये विश्वास है तुम्हारा अपनी सिस्टर पे, अपने ब्रदर पे, अपने मौसा जी पे, या अपने चाचा पे, या अपने टीचर पे, किसी पे विश्वास है। अगर तुम कुछ नया शुरू कर रहे हो और तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट में है और तुम्हारे टीचर ने कहा कि नहीं नहीं आप करो, मुझे विश्वास है आप पे, तो आपको भी विश्वास है कि मेरे टीचर ने बोला है ना, अब तो ये होके रहेगा। तो ये विश्वास का कंसेप्ट है। जैसे हम कलाम का एग्जाम्पल अभी ले सकते हैं बात करते करते। वंस APJ अब्दुल कलाम एक्चुअली ही हैड अ प्रोजेक्ट, वन प्रोजेक्ट ही वॉज वर्किंग ऑन। उस प्रोजेक्ट पे काम करते करते ऐसा हो गया कई दिन गुजर गए, लेकिन कलाम का सबमिशन नहीं हो रहा था। तो उनके एक टीचर थे, उन्होंने उनको ऐसे कुछ शाम को किसी टाइम पे बुलाया और कलाम से पूछा कि क्या बात है तुम्हारा सबमिशन अब तक नहीं हुआ।
तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं उस पर काम कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए। टीचर थोड़े से नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुमको टारगेट देता हूँ, टाइम देता हूँ, मंडे सुबह तक ये सबमिशन हो जाना चाहिए। कलाम पूरी रात जागे, पूरी रात उस सबमिशन पे कलाम ने काम किया और सुबह तक उनके पास कंक्लूजन था और वो जो टाइम उनके टीचर ने दिया था उस टाइम पे वो सबमिट करने के लिए गए। एंड यू नो व्हाट द फर्स्ट थिंग द टीचर सेड? द टीचर सेड दैट आई न्यू यू कुड डू दिस। तो समटाइम्स यू डोंट नो बट योर टीचर नोज योर एबिलिटीज। So it is the teacher who tells you कि yes I am sure you can do it, and then you get the strength to tell yourself hey if my teacher says so of course I will be able to do this। तो ये फेथ होना चाहिए। वैसे ही जब हम नारायण मूर्ति की स्टोरी लेते हैं तो नारायण मूर्ति एक्चुअली he didn't have the money to start Infosys। तो उनकी वाइफ ने क्या किया, घर में से एक पोटली लेके आई। उस पोटली में सोने के सारे, अब तक उन्होंने जितना सोना अपने घर के लिए ख़रीदा था वो सारा सोना था उनके पास। वो सारा सोना उन्होंने नारायण मूर्ति के हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा कि आई ट्रस्ट यू, इसको बेच डालो, इसका क्या काम है, इन्फोसिस खड़ा करो। तो तुम सोचो कि उस वाइफ को कितना फेथ होगा अपने हस्बैंड की एबिलिटीज़ पे। उसने 2 मिनट ये नहीं सोचा कि ये सोना क्राइसिस में काम आ सकता है, क्राइसिस के लिए बचाया था हमने, वो दे दिया। तो दूसरी साइड से तुम देखो कि नारायण मूर्ति ने भी इन्फोसिस डेवलप करके सुधा मूर्ति के फेथ को एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, दे आर वेरी सिंपल पीपल। और जब इन्फोसिस स्टार्ट हुआ तो नारायण मूर्ति खुद इन्फोसिस की बस में जाया करते थे। सुधा मूर्ति 300 रुपीज़ से ज़्यादा की साड़ी परचेज़ नहीं करती हैं, वो हमेशा कॉटन साड़ीज़ में ही होती हैं। तो ये जो सिंप्लिसिटी है वो भी एक ट्रेट है सक्सेसफुल पीपल का। कलाम एक सिर्फ सूटकेस लेके गए थे पार्लियामेंट में, जब पहली बार गए थे तो उतनी ही ज़रूरत थी। तो जब तुम्हारी ज़रूरत कम होती जाती है और जब तुम्हें दूसरों के लिए जीने की चाहत होती है तो ऑटोमेटिकली जो हम एक सेइंग है ना इंग्लिश में, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, these are the people who have done that and have become successful, right? Now we come to the critical and crucial situations in which the faith is tested। फेथ की जहाँ पे परीक्षा होती है, ऐसी भी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं। वो स्टोरीज हमें माइथोलॉजी में मिलती हैं। अब तुम सिंपल मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग अभी के इंसान हो, तुम 21st सेंचुरी के, ऐसे सोचो कि एक हस्बैंड है जो कहीं अयोध्या में रहता है, जिसकी शादी एक सीता से नाम की लड़की से हुई है। वो दोनों को एकदम से एब्रप्टली एक दिन पहले क्राउनिंग के, मतलब जब उनका राज्याभिषेक होने वाला है, एक दिन पहले पता चलता है कि कल वो राजा नहीं बनने वाले हैं। इतनी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मेंटली लोग प्रिपेयर्ड हैं कि कल राम राजा बनेंगे, और सडनली ओवरनाइट को पता चलता है कि कल तो जाना है हमें जंगल की तरफ। अगर हम उस सिचुएशन में हो तो हम क्या करेंगे? सोचो, हमें एक चॉकलेट नहीं मिलती तो रूठ जाते हैं, हमारी पिज़्ज़ा पार्टी कैंसिल हो जाती है तो रूठ जाते हैं। यहाँ तो पूरे का पूरा राज्य के राजा बनने वाले थे। इतने मौत शौक में से सडनली ऐसी लाइफ जीने वाले थे जहाँ पे जो फ्रूट्स मिलते हैं जंगल में वो खाने हैं, जो कपड़े भी हैं वो भी सादे से हैं, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं है। ऐसी सिंपल लाइफ जो रात में बेड भी नहीं है, ऐसी जगहों पे सोना है, जो इतने महलों में बचपन से पले हैं। अचानक से ये लाइफ टॉपसी टर्वी पूरा पिक्चर हो जाता है एक ही दिन में। फिर भी कामली राम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ राम एक्सेप्ट नहीं करते, सीता भी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। जब वो चली तो एक मिसहैप हो गया उनके साथ, उनको रावण ने एब्डक्ट कर लिया। रावण ने
लंका लेके गए। अब तब राम थे साउथ इंडिया के जंगलों में। अब सदर्न इंडिया के जंगलों से श्रीलंका तक का सफ़र उस ज़माने में, बराबर, जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वाइफ का एड्रेस भी नहीं है कि कौन उठा के लेके चला गया पता ही नहीं है, कहाँ किस डायरेक्शन में गई है वो भी नहीं पता। तुम सोचो उस बंदे का दिमाग, उस बंदे का पेशेंस, उस बंदे का विल पावर कितना स्ट्रांग होगा कि सिचुएशंस ऐसी होती गई कि सीता का एड्रेस भी मिला, वो गए। चलो राम तो एक मेल मेंबर थे जो अपनी सेना को जुटा पाए, सब कुछ कर पाए। वो लेडी जो एक ऐसी जगह में रह रही है जहाँ राक्षसों से घिरी पड़ी है, हा हा हु ही ऐसी प्रजा है वहाँ पे, हाँ, जिस प्रजा में कभी सीता पली बड़ी भी नहीं है, वो तो एकदम शांत वातावरण में पली बड़ी है। ऐसे धुरंधरों के बीच में सीता रह रही है। चलो रह तो रही है, रोज़ रावण आके टॉर्चर कर रहा है, शादी करो मुझसे, शादी करो मुझसे, रोज़ टॉर्चरिंग हो रही है। उस कंडीशन में वो लेडी कितनी स्ट्रांग रही होगी, कभी सोच के देखो। खाना पीना अलग है, ऑब्वियसली लंका में है तो खाना पीना अलग होगा, वो देश अलग है, बराबर, लोग अलग हैं, लोग जगह अनजानी है, रोज़ आके कोई ना कोई टॉर्चर कर रहा है कि शादी कर लो, इससे शादी कर लो। उस कंडीशन में सीता अपना दिमाग, मेंटल स्टेबिलिटी कैसे रखी होगी उसने? क्योंकि विश्वास था, विश्वास था कि राम मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आएंगे, और कोई हो ना हो वो तो है ही मेरे लिए। वो विश्वास जो था उनको वहाँ पे इतनी एडवर्स सिचुएशन में एक लेडी को टिका के रखा था। क्योंकि तुम जानते हो कि लेडीज़ के लिए ऐसे माहौल में जीना बहुत डिफ़िकल्ट है, रेप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सीता कितनी स्ट्रांग थी, उन्होंने बोल दिया था रावण को, तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम मुझे हाथ लगा सकते हो। और रावण, कोशिश भी रावण की हुई नहीं, हिम्मत भी नहीं हुई कि उसको हाथ भी लगाए। वो इतनी वो प्योर लेडी है कि उसका बाल भी रावण बांका नहीं कर पाया है। और एंड में तुम जानते हो, रामायण हम सब जानते हैं कि राम आए, सागर तक को राम ने चुनौती दे दी कि हु यू आर, हाउ डेयर यू मेरी रास्ता रोकने की कोशिश कैसे की तुमने। तो सागर को 3 दिन तक विनंती की है राम ने। जब विनंती नहीं सुनी सागर ने, तो फिर बोला कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो इतना साहस हम सब में है, लेकिन हम अपने आप को चैलेंज करते ही नहीं हैं, बराबर है। हमारी चैलेंजेस में कैसे होता है, कल तो सुबह पक्का 6 बजे उठना है, फिर धीरे धीरे वो चैलेंज का क्या हो जाता है पता नहीं, अलार्म क्लॉक पे अपना हाथ खुद ब खुद चला जाता है, अलार्म क्लॉक बंद हो जाता है, 10 बज गए, अपने कुंभकर्ण वाले टाइम पे खड़े हो गए हम। तो ये चैलेंजेस हम अपने आप को नहीं देते जो राम ने दी थी, जो रावण ने दी थी। रावण ने भी अपने आप को चैलेंज दी थी, इतना राम जैसा था तो भी वो लड़ा एंड तक। तो हमें खराब से भी अच्छा सीखने की कोशिश करनी है कि क्या अच्छा था रावण में। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द कंसेप्ट ऑफ फेथ, तो राम सीता इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी फेथ जो है वो हमको बचाए रखता है। तुमने देखा होगा कि कई बार आर्मी में जो लोग होते हैं वो लास्ट मोमेंट तक लड़ते हैं, क्योंकि फेथ है उनको अपने आप पे, अपनी मातृभूमि के लिए जान देनी है उनको। तो वो ये नहीं सोचते कि मेरी जान का क्या होगा, मेरे पीछे मेरी फैमिली का क्या होगा। ये फेथ है कि नहीं, मुझे कुछ करना है अपने देश के लिए। द्रौपदी के बारे में भी हम सब जानते हैं कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन, इतने धुरंधर से उसके हस्बैंड 5-5, एक नहीं 5-5 हैं। वो भीम तो इतना टैलेंटेड है, अर्जुन भी कुछ कम टैलेंटेड नहीं, नकुल सहदेव भी, लेकिन सारे टैलेंट्स मरे पड़े थे उस दिन, राइट। लोग मरे पड़े थे, भीष्म मरे पड़े थे, द्रोणाचार्य मरे पड़े थे, इतने अच्छे अच्छे ज्ञानी, द सो कॉल्ड ज्ञानी लोगों के ज्ञान पे पर्दे पड़े थे कि एक स्त्री को ऐसे अपमानित किया जा रहा है, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा था। द्रौपदी ने भी अपनी साड़ी दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी। फिर द्रौपदी को लगा कि नहीं, मुझे कृष्ण को बुलाना चाहिए, वही मुझे मदद करेंगे। एक हाथ साड़ी से छोड़ दिया द्रौपदी ने, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा था कि मैं खुद को बचा पाऊंगी, दूसरा हाथ तो साड़ी पे था।
जब वो दूसरा हाथ छोड़ा द्रौपदी ने और ऐसे पुकारा कृष्ण को, तब जाके कृष्ण आए थे। व्हाट डज दिस शो? कि अगर विश्वास है तुम्हें तो आधा अधूरा विश्वास कभी भी काम में नहीं आता। फेथ इज़ नॉट 60%, 40%. इफ़ देर इज़ फेथ इट्स 100% एंड इट शुड बी 100%. क्योंकि डाउट का भी મને 5% ડાઉટ છે, અલા શું 5%? 5% એટલે એની અંદર બધું આવી જ ગયું. ઇટ કમ્સ. સો યુ હેવ ફેથ, ઇટ્સ 100%. યુ હેવ ડાઉટ, દેટ મીન્સ ઇટ્સ 100%. સો ઇફ યુ હેવ ફેથ લાઇક દ્રૌપદી that I leave everything up to you, O Lord, do whatever you feel like. क्रिटिकल कंडीशन में जब याद किया तो कृष्ण, तुम्हारे कोई भी आराध्य हो, कृष्ण हो, राधा हो, सीता हो, राम हो, कोई भी हो, वो आएंगे ही, बट इतना फेथ तो होना चाहिए ना। मैं कर रहा हूँ, मुझसे ही हो रहा है, मैं ही पूरी दुनिया चलाता हूँ, तो भूख दो फिर। तो ये हमें सोचने जैसी बात है कि क्रिटिकल क्रूशल सिचुएशंस में भी फेथ कैसे काम करता है। Then we come to these beautiful stories of Vidya Balan, Anupam Kher, Kangana. Let me take Vidya Balan first. Vidya Balan was working in that serial called Hum Panch, right? That was the first serial which she did on television. Her parents did not want her to go to television or films or all. But then gradually उसकी मम्मी ने बोला ठीक है चलो ना, एक सीरियल कर रही है बच्ची, खुश हो जाएगी, फिर भूत उसका जो दिमाग में से उतर जाना है। तो ऐसे करके विद्या बालन को सीरियल में काम करने के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद उसको एक फ़िल्म की ऑफ़र मिली साउथ में तो उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली उसने, तो उसके बाद 12 ऑफ़र्स मिली उसको, क्योंकि इतना अच्छा काम था उसका। वो फ़िल्म की शूटिंग कुछ 10-12 दिन चली, उसमें तो विद्या बालन इतनी पॉपुलर हो गई कि 12 फ़िल्म की ऑफ़र उसको मिली। जब 12 फ़िल्म की ऑफ़र उसको मिल गई, उसके बाद अचानक से वो जो फर्स्ट फिल्म मिली थी उसमें डिस्प्यूट हुआ था। किसके बीच में? मम्मूटी वॉज द हीरो, बिटवीन मम्मूटी एंड द डायरेक्टर देयर वॉज अ डिस्प्यूट, जिसकी वजह से वो फिल्म कैंसिल हो गई कि अब हम आगे फिल्म नहीं करेंगे। ये जैसे ही न्यूज़ स्प्रेड हुई, धीरे धीरे एक एक करके वो 12 फिल्म वालों का फ़ोन आना शुरू हो गया कि आप हमारे फिल्म में नहीं हैं, आप हमारे फिल्म में, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। नाउ इमेजिन यू सडनली गेटिंग 12 फिल्म्स एंड यू सडनली गेटिंग रिजेक्टेड फॉर 12 फिल्म्स, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन योर माइंड? एंड इन द न्यूज़पेपर इट केम दैट शी इज़ अनलकी, शी इज़ नॉट गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। और वो किसने कहा? वो जो फर्स्ट फिल्म के डायरेक्टर थे, जिनकी और मम्मूटी ने एक्चुअली 8-9 फिल्में साथ में की थी, लेकिन अचानक ही इसके साथ वाली फिल्म नहीं चली, मतलब डिस्प्यूट हुआ, तो उन लोगों ने विद्या पे को ब्लेम किया कि वो अनलकी है और इसीलिए इतने सालों का उनका रिलेशनशिप ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, और धीरे धीरे 12 फिल्म नहीं मिली। तुम सोचो कैसे लगा होगा उस इंसान को। घर वालों ने भी बोला कि देखा हमने तो बोला ही था। ऑब्वियसली घर वाले भी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से कोई बिलोंग नहीं करता विद्या की फैमिली में। फिर अचानक से जब वो एनरिके या आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली, बट उसके लाइव शोज़ होते हैं, ही इज़ अ म्यूजिशियन, तो उसके लाइव शो में विद्या बालन गई थी। और उसके पहले परिणीति के लिए विदु विनोद चोपड़ा एंड प्रदीप सरकार, इन दोनों ने विद्या को कास्ट किया था कि हम एक फ़िल्म बनाने वाले हैं जिसके लिए आप सूटेबल हैं और आपको लेना है हमें, बट हम थोड़ा सोचेंगे, मतलब थोड़ा सा आपका टेस्ट वगैरह लेंगे। तो बार बार विद्या को टेस्ट के लिए बुलाया जाता था कि सैफ के साथ एक सीन कर लो, अरे तुम ये डायलॉग बोल लो, वो कर लो। तो इसको लग रहा था पता नहीं ये भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली जब तुम्हारे साथ इतना कुछ नेगेटिव होता है तो सोच भी थोड़ी बहुत नेगेटिव हो जाती है। तो जब एनरिके के लाइव शो पे विद्या उनके फ्रेंड्स के साथ थी, अचानक प्रदीप सरकार का फ़ोन आया कि आपको ये फ़िल्म दी जा रही है, आप बाहर निकलो, आपकी ज़िंदगी बदल रही है। तो वो शो में से बाहर निकलती है, शी इज़ नॉट एबल टू बिलीव, शी क्राइज, शी सेड, इट्स हर वर्ड्स, शी क्राइज दैट शी गॉट अ फिल्म।
तो दैट वाज द फर्स्ट फिल्म शी गॉट परिणीति। फिर तो जर्नी जो शुरू हुई, उसके बाद काफ़ी लोगों ने उसको उनके कपड़ों के लिए कहा, उनकी लुक्स के लिए कहा, बहुत सारा ब्लेमिंग हुआ, लेकिन वी नो दैट शी इज़ अ टैलेंटेड पर्सन। टाइम हैज़ प्रूव्ड दैट शी इज़ अ टैलेंटेड पर्सन। तो जब भी सोने का कोई गहना बहुत ब्यूटीफुली कार्विंग किया हुआ हो ना, तो कार्विंग से पहले बेचारे की ठुकाई होती है। वैसे ही कोई भी मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा कार्विंग है, तो उसके पहले ठुकाई होती है। तो लाइफ में फेलियर्स एक काइंड ऑफ ठुकाई है तुम्हारी, जो तुम्हें आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अनुपम खेर तो टाल थी उनकी, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो पहले तो यही रहता है कि जो हीरो के लुक्स चाहिए वो लुक्स नहीं है अपने पास। अनुपम खेर ये रेलवे स्टेशन पे कई रातें उन्होंने बिताई हैं, और 6-7 महीने बहुत स्ट्रगल करने के बाद जब हताश हो गए थे, तो उनके ग्रैंडफादर को उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो उनके ग्रैंडफादर ने सिर्फ उतना बोला कि जो बारिश में भीगा हो ना, वो बरसात से कभी नहीं डरता। जो बारिश में भीगा हो वो कभी बरसात से नहीं डरता। ये सेंटेंस ने उनकी लाइफ चेंज की। उन्होंने कहा नहीं, मैं बॉम्बे में रुक रहा हूँ, और फिर उनको मिली सारांश। इफ़ यू हैव सीन द मूवी सारांश, आई मीन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द आर्ट फिल्म, बट इफ़ यू हैव सीन सारांश, बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। तो ऐसे अनुपम खेर की लाइफ बदली। तुम देख सकते हो कि नसीरुद्दीन शाह जो हैं, या अभी का एग्जांपल मैं ले लूँ तो राजकुमार राव है, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। ये लोग दिखने में इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तुम्हें पता है कि एक्टिंग के करियर में इन्होंने अपना नाम बहुत अच्छे से कार्व किया है। इरफान, आई लव्ड हिज एक्टिंग। He is not between us, but yes, he was a great actor. Then we come to Kangana. Kangana has faced a lot of hell trouble in her life. She's a rebel. Kangana, when she was studying in the school, फिर जब वो कॉलेज में, उन्होंने स्कूल में ही थी शायद, वो जब वो 11th-12th में या ऐसे थी, वो जब उन्होंने एडमिशन लिया था, तो वो एक बार उनके दिमाग में आया कि मुझे एक्टिंग में जाना है। तो शी लेफ्ट द हॉस्टल, और हॉस्टल से फ़ोन जाता है घर पे कि कंगना ने हॉस्टल छोड़ दिया है। भाई तुम कहाँ रह रही हो? आज ऐसे रह रही हूँ, दिल्ली में जाना चाहती हूँ, ये वो। घर से अपोजिशन था, ऑब्वियसली घर से कोई फिल्म इंडस्ट्री का नहीं था। इतनी यंग एज में जब तुम 11th-12th में हो, कौन ऐसे डिसीजंस लेता है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, कोई बैकिंग नहीं है। तो कंगना ने तो बैग उठाया, घर पे बुला लिया, उनके घर वालों ने उनको घर पे चली गई। वो घर पे सब डिस्कशंस हुए, लोगों ने समझाने की कोशिश की। शी टूक अ बैग एंड वेंट टू दिल्ली। फिर वहाँ से 6 महीने उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में कहीं कुछ काम मिल जाए, कोई कैलेंडर पे ये हो जाए, कहीं पे कुछ मिल जाए, ऐसे कोशिश की। लेकिन इट्स अ टफ वर्ल्ड, जितना ईजी दिखता है उतना नहीं है। 6 महीने में कंगना को पता चल गया कि यार मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। जब इंसान ये सोचता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा काली रात होती है ना, तभी बहुत ज़्यादा ब्राइट सुबह होती है। तो कंगना ने सोच लिया था कि वो घर चली जाएगी, अब कुछ नहीं होना है। सडनली महेश भट्ट की यहाँ से उसको कॉल आता है, और फर्स्ट मूवी उसको मिलती है। फर्स्ट मूवी मिलती है तो भी गालियाँ पड़ती हैं लोगों की, कैसे बाल हैं ऐसे पफ वाले, ये वो। मतलब दुनिया है ना, उसको कुछ ना कुछ बोलना है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लाख अच्छा दिख लो, लाख अच्छा कर लो, कहीं ना कहीं से ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही निकालेंगे, इसमें ये बुरा है, उसमें वो बुरा है। तो ये काम ही है दुनिया का। लेकिन तब तुम अपने आप को जब ये कहते हो कि वॉट एवर द वर्ल्ड सेज, आई एम गोइंग टू डू इट, दैट इज़ फेथ इन योर ओन सेल्फ। तब वो अपने आप पे विश्वास, और विश्वास कहीं बाहर से नहीं आता, वो अंदर होता है, वो अंदर ढूंढना पड़ता है। शायद अब तुम्हें पता चला हो वो जो बैगर की स्टोरी थी वो कैसे तुमसे रिलेटेड है। एनीबॉडी हु कैन टेल मी हाउ द बैगर स्टोरी इज रिलेटेड टू अस? We already have that self-belief within us, and we just need to take it up so that it comes out.
It's not a matter of self belief, but we have everything in us. हम में सब है, जो कुछ भी अच्छा है वो सब हम में है. हम में विल पावर है, हम में डिटर्मिनेशन है, हम में कॉन्फिडेंस है, हम में फेथ है, हम में स्ट्रेंथ है. लेकिन ये सब कुछ दबा हुआ है. जिस दिन तुम बोलोगे कि ये सब कुछ मुझ में है, जैसे विवेकानंद कहते थे कि all these things whichever belong to God belong to us. The moment you tell yourself that, you will shine like a demigod, a small god. But we need to tell ourselves, तभी ये बात बन पाएगी, है ना. बोलना तो पड़ेगा, कोई और नहीं बोलेगा, हमें ही अपने आप को बोलना पड़ेगा. तो ये सब कुछ तुम में है, सिर्फ ढूंढने की कोशिश करो, वो एटीट्यूड कल्टीवेट करने की कोशिश करो, अपने आप से लड़ो, तब वो बात बाहर निकाल पाओ. क्योंकि मैं यहाँ पे जब तुम लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, मैं देखती हूँ कि कई बच्चे हैं जो यहाँ वहाँ देख रहे हैं. मतलब क्या हुआ, तुम में कंसंट्रेशन नहीं है. कई हैं जो सिंपली हाथ से खेल रहे हैं, कई हैं जो पेन से खेल रहे हैं. तो ये सब कुछ जब होता है, दैट शोज दैट यू आर नॉट हैविंग द सेंस ऑफ कंसंट्रेशन. तो वो अपने आप में लड़ाई हो गई कि मैं कंसंट्रेट कैसे करूँगा. वो तुम्हें अपने आप को डेवलप करना है. हम सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, मुझ में भी बुराइयाँ हैं. बट वो बुराइयों से एक्सेप्ट करके टैकल करना, दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन मार्तंड. एज आई टोल्ड यू, मार्तंड मीन्स सन, राइट. तो सन कम्स डेली इन द मॉर्निंग, वेक्स अस अप. सिमिलरली आई वॉन्ट माई मार्तंड टू वेक यू अप. तुम जाग जाओ. तुम जागोगे तो दूसरों को जगा दोगे. क्योंकि एक तुम देखो, घर में भी ऐसा होता है, मम्मी उठ जाती है ना, ए उठना, वो हमको जगा देती है. तो जो जगा हुआ है वो दूसरों को जगाने की कैपेसिटी रखता है. इसलिए खुद जागो, दूसरों को जगाओ. ये मार्तंड का गोल है. आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग. हाँ, दीज टू ब्यूटीफुल लाइन्स टुडे इन द मॉर्निंग आई heard these two beautiful lines. They are by one of my favorite lyricist, मनोज मुंतसिर. मनोज मुंतसिर बहुत अच्छा लिखते हैं. उन्होंने शायद रंग दे बसंती के गाने भी उन्होंने लिखे थे. मनोज मुंतसिर का एक मोटिवेशनल शायरी वाला वीडियो मैं देख रही थी, जिसमें ये 2 लाइंस मुझे बहुत अच्छी लगी. किसकी है वो तो मैं भूल गई हूँ, बट लाइंस बहुत अच्छी हैं. इफ़ समबडी कुड रीड दोज लाइंस, क्योंकि मैं बैक नहीं हो सकती हूँ. जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं. जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं. सो think about those people who have changed many lives, like Thomas Alva Edison, like APJ Abdul Kalam, like Narayan Murthy, like Kalpana Chawla, like Aziz Premji. Think about these people, why and how they could change others' life. सोचो तो पता चलेगा कि ये कुछ स्ट्रगल किए बगैर ऊपर नहीं आए हैं. स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ा है तब ऊपर आए हैं. तो क्या तुम उस स्ट्रगल से हार जाओगे? क्या तुम ये बोलोगे कि सालू मारी જ जोड़े आવું બધું થાય છે, मेरे ही साथ ये सब कुछ होता है? तुम्हारे साथ नहीं, लाखों के साथ हो गया. लेकिन जिन लाखों ने उन पे पैर रखा, उन स्ट्रगल्स को या उन दुखों को कुचला है ना, वही ऊपर आ पाए हैं. तो तुम डिसाइड करो कि तुम क्या करना चाहते हो. उस पे पैर रख के ऊपर आना चाहते हो या नहीं चाहते हो? क्योंकि ज़िंदगी तो आफ्टर ऑल तुम्हारी है. मैं तो सिर्फ बोल सकती हूँ जो मैं कर रही हूँ. जगना तो तुम्हें है, राइट. सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क मी अबाउट फेथ, और यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट फेथ, कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे लग रहा था कि यार बस बहुत सब ख़त्म होना है, और सडनली कुछ ऐसा हो गया जिससे तुम्हारे अंदर फेथ डेवलप हुआ. यस, आई एम सो ग्लैड समर्थ वॉन्ट्स टू स्पीक. यस समर्थ. मतलब ये बात है ना, मतलब 22 साल की है जब हो रहा था, तब मतलब हमारा जो फेस्टिवल मनाया था वो भी पड़ा, तो वो तब का वक्त था. तो मतलब हमारे यहाँ
राइट तो तब मतलब ऐसा था कि मतलब ये शुगर मतलब किसी मेरे कभी पापा को आता था कि तब है ना मेरे पापा की एकदम तबीयत बिगड़ गई मतलब एक दिन पहले पूरी बार राइट सिर्फ पापा ही थे मतलब शुगर तो तब मुझको टेंशन आ गया कि अभी भगवान का शुगर कौन करेगा क्योंकि तब मैं सीख रहा था मतलब भगवान का राइट तब मैं मतलब मेरे मन में आया कि मैं ट्राई करूँगा तो मतलब अगर मैं ट्राई करूँगा तो मतलब भगवान मेरी मदद करेंगे कि मेरे तरफ से करा है तभी मेरे को मतलब पूरा शुगर नहीं आता था तो तब मेरे पापा मतलब बेड रेस्ट पे थे और मेरे सब फैमिली वाले थे मतलब पूछा था मतलब तब मैंने मतलब किया भगवान का शुगर तो तब मुझे बिल्कुल आता नहीं था तो भी मैंने धीरे धीरे याद किया कि कैसे करते थे और कैसे सिखाया था तब मैंने किया पूरा शुगर और जब हुआ शुगर पूरा बाद में मुझे पता चला कि ये मैंने किया है मतलब तब मेरे को मेरे अंदर फेथ था कि मैं कर सकता हूँ Right. फेथ भगवान ने मुझे दिया राइट अब मैं ये भी कहूँगी कि वो फेथ है ना बाहर से नहीं आता, एक्चुअली वो तुम्हारे अंदर होता है। समर्थ इज़ वेरी राइट इन स्टेटिंग दिस कि ही गेव एन इंसिडेंट कि जब वो श्रृंगार करना था तो वो श्रृंगार उसके फादर को ही आता था, उसे नहीं आता था, लेकिन उसने कोशिश की और जब श्रृंगार हुआ तो वो खुद चौंक गया कि ये मैंने किया है, ये कैसे हुआ। तो उसको ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसको हेल्प की है। एक्चुअली ऐसा होता है कि इट इज़ विद इन अस विच वी पोर्ट्रे आउटसाइड। हम वहीं दे सकते हैं जो हमारे पास है। हमने फेथ रखा कि भगवान मुझे मदद करेगा तो वहाँ से भी मदद आई। तो पहले कौन आया? हम आए, क्योंकि हमने ये सोचा कि हम कर सकते हैं, तो वहाँ से मदद आती है। तो दैट सेंटेंस विच आई ऑफन यूज टू लिसन व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड, गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इट इज़ वेरी ट्रू। तुम ऐसा कहोगे कि यार मैं बैठ गया हूँ, मेरे को 2 हाथ 2 पैर तो दिए भगवान, लेकिन तुमने मुझे कोई स्ट्रेंथ नहीं दी, अब मैं कैसे काम करूँगा। तो भगवान आके एक थप्पड़ मारेंगे, 2 हाथ 2 पैर दिए तो अक्ल तो भी तो दिए, यूज़ करो उसको। हमारा क्या होता है, हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए करें, दूसरे हमारे लिए ये एफ़र्ट्स उठाएं। जैसे आज सुबह जब ये फ़िक्स करना नहीं आ रहा था तो मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी कि इसको मैं फ़िक्स करूं, मुझसे नहीं हुआ, मुझे ये भी काम था। तो मैंने उन दोनों को बोला, यूट्यूब ऑन करके दिया कि तुम सीखो इसमें से। उन्होंने ऐसा, जब मैंने उनको कहा कि सीखो तो उनका एटीट्यूड था कि हाँ हम सीखेंगे, हम मैडम के लिए ये मेंट करेंगे, ये उनकी भावना थी। तो उन्होंने सीखा। उन्होंने जैसे ही सीखा, मैंने पहला सेंटेंस क्या कहा, अब तुम मुझे सिखाना, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट दैट आई शुड बी डिपेंडेंट ऑन एवरीबडी फॉर सच स्मॉल थिंग्स। आई शुड नो माई सेल्फ बिकॉज इट इज़ आई हु एम यूजिंग दिस। वैसे ही तुम्हारी बुक्स, तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारा करिकुलम, जब तक तुम ये नहीं सोचते कि ये तुम्हारा है, तुम्हें करना है, यार आईने माथा पर पड़्यू, इफ़ यू हैव दिस एटीट्यूड, ये मेरे सिर पे अकाउंट आके पड़ जाता है, पता नहीं कौन सी एंट्री कहाँ जाती है, हे भगवान ये कहाँ फंसा दिया तूने मुझे कॉमर्स में, ये जब एटीट्यूड होगा तो न चीज़ें सीख पाओगे न चीज़ें सिखा पाओगे। तो पहले तो अपने आप को चेंज करो, वो एटीट्यूड चेंज करो, स्टडीज़ के टॉवर्ड्स की तुम्हारी नेगेटिविटी को चेंज करो पॉजिटिविटी में। क्लियर? I thank you all for this lovely session of Martand. I shared with you many stories. I am sure you must have got some enriching experience through this. I am thankful to Samarth for sharing. I am thankful he asked some kind of lovely questions very honestly कि मुझे इसका मतलब नहीं पता। ये ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तभी तुम सीखोगे, राइट? तो आई एम ग्रेटफुल टू यू। एक स्मॉल प्रेयर मैं करती हूँ एंड वी एंड द क्लास ओवर हियर। फाइन। हे कृष्ण, मार्तंड तुम्हारी ऊर्जा से चल रहा है। गुरुदेव, ये मार्तंड आपका ही नाम है और इसे आप ही चला रहे हो। हे कृष्ण, मुझे कभी भी अहम भाव ना आए कि मार्तंड मेरी वजह से चल रहा है। हे कृष्ण, ये तुम ही हो जो मार्तंड के करता हो। ये सदैव मेरे मन, चित्त, बुद्धि में ये स्थिर हो जाए कि जो करता है वो तुम हो और केवल तुम ही हो। गुरुदेव दत्त। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।